हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और हमेशा की तरह आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी कुछ जगह से कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। आज है 11 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली जो न्यूज़ आती है हमारी वो है सितवे पोर्ट से रिलेटेड, जो कि म्यांमार में आता है। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा? ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि इंडिया ने इस पोर्ट को ऑपरेट करने के राइट्स एक्वायर कर लिए हैं, गेन कर लिए हैं फ्रॉम म्यांमार। अब ऐसा क्यों? अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि आपने सुना होगा कि एक कलादान प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें हमारा एम था कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक रूट लेंगे थ्रू द सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, ताकि जो हमारी पूरी रिलायंस है, अभी हम किसके थ्रू जा पाते हैं, सिर्फ एक ही कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नैक पे बोलते हैं। तो उस पर रिलायंस कम करने के लिए और ऑल्टरनेटिव रूट्स देखने के लिए हमने सितवे पोर्ट का इस्तेमाल किया, जिससे रोड, सी, रेलवे रूट्स के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी बढ़ पाए। तो एक बार इस वाले पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स आ जाते हैं तो वो और थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि हम सब जानते हैं कि चाइना का कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरे इंडियन ओशन में, स्पेशली कितना अग्रेसिवली उसने कुछ पोर्ट्स को एक्वायर किया है, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट हो गया श्रीलंका का, या फिर जिबोती पोर्ट हो गया अफ्रीका का। तो हमारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हमें थोड़ी प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है इंडियन ओशन में। जैसा कि हमने आई थिंक कल ही पढ़ा था शायद, कि हम अंडमान एंड निकोबार में भी हमारे जो ट्रूप्स की प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस रह सके इंडियन ओशन में और चाइना के प्रेजेंस को हम काउंटर कर सकें। और इसके अलावा ये एक डीप वाटर पोर्ट है, तो ट्रेडिंग वगैरह में ऑफ कोर्स बहुत काम आने वाला है ये। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और ये पहला पोर्ट नहीं है, इनफैक्ट चाबहार पोर्ट आपने सुना होगा जो कि ईरान में है, उसके भी ऑपरेशनल राइट्स इंडिया ने पहले ले रखे हैं। ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल for India Ports Global Limited to take over the operations of entire port located on the कलादान रिवर। कलादान रिवर पे आता है ये सितवे पोर्ट, ये भी अपन को याद रखना है। इसके अलावा अब ये जो IGPL है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की ही कंपनी है, मतलब वही उसे 100% ओन करती है। एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं। एंड एज इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस, ये पॉइंट्स मैंने पहले ही समझा दिया। जबकि चाइना की पॉलिसी क्या रही है, वो काफ़ी अग्रेसिवली एक्वायर करने की कोशिश करता है पोर्ट्स को, चाहे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, चाहे जिबूती पोर्ट हो गया, थ्रू सम अनफेयर मीन्स, बाय हुक और क्रुक। और उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, दिस डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट which aims to provide alternative connectivity from the eastern coast of India to the northeastern states through the सितवे पोर्ट। तो सितवे पोर्ट के थ्रू होके हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी बढ़ेगी, एंड इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज़ ऑल्सो नोन एज चिकन्स नेक। एंड इफ़ वी सी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, फाइनेंशियली हमें और किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो जो IGPL है, मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल एनकरेज ट्रांजेक्शन्स इन द इंडियन रुपी अमंग द ट्रेडर्स यूजिंग द पोर्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन रुपी भी प्रमोट होगा। सो इतनी बात थी इसमें, आई होप आपको समझ में आया हो। एंड एक बात और, मैं इसमें मैप इंक्लूड करना भूल गई, तो आप एक काम करना, आप जाके एक बार इंटरनेट पे ये सब टाइप करना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सितवे पोर्ट, और इनकी लोकेशंस देखना, और आपको फिर समझ में आएगा कि किस लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इनके थ्रू हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट।
क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि वापस मोनार्की आ जाए। वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम से बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। सो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि पहले के जो किंग थे वापस उन्हीं का रूल आ जाए, और ऐसा ये बात है यहाँ पे। अब एक बात और है यहाँ पे कि ये जो नेशन है वो हिंदू मेजॉरिटी है, ऑफ कोर्स हिंदू मेजॉरिटी नेशन। इट बिकेम अ सेक्युलर रिपब्लिक with a federal system in 2008 after parliament abolished the monarchy as part of peace deal that ended a civil war। एक्चुअली 2008 में वहाँ पे जो है मोनार्की ख़त्म की गई थी। उस टाइम पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे जिसकी वजह से वहाँ के किंग को हटा के वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई। उस टाइम काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, सिविल वॉर हुआ था, लेकिन आज वही लोग चाहते हैं कि भाई वापस उन्हीं किंग का जो है शासन आए। और एक और बात ये चाहते हैं कि नेपाल को एक हिंदू नेशन में डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि 2007 में अराउंड इसे सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया था। इसके पहले ये एक हिंदू राष्ट्र ही था। अब ये चाहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र वापस घोषित कर दिया जाए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। Support has been brewing for restoring the constitutional monarchy and a Hindu state. As dissatisfaction grows over political instability, corruption, and sluggish economy. And Nepal was a monarchical state for 239 years until 2008. उस टाइम क्या हुआ था कि weeks of street protest happened in 2006 and it forced the then king Gyanendra to abandon his rule and introduce democracy. And आज लोग चाहते हैं कि इनका रूल वापस आ जाए, ठीक है। सो ये बात थी इसमें। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। आई ड्रोन इनिशिएटिव। अब ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें एक्चुअली ये इस बात को चेक कर रहे हैं, इस चीज़ की फिजिबिलिटी को देख रहे हैं कि भाई क्या ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए, यानी कि कहीं पे कोई दूर दराज के इलाके हैं, गांव वगैरह है जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ पे किस तरह से मेडिसिन को पहुँचाया जा सकता है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ को कैसे पहुँचाया जा सकता है। उसके ही अंतर्गत ये कुछ ट्रायल कर रहे थे और वो ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। क्या ट्रायल था वो? सो एज पार्ट ऑफ द ट्रायल रन बाय द ICMR, oncopathological tissue samples were transported mid-surgery from a peripheral hospital for advanced pathological testing by drones under this initiative. So, कुछ टिश्यू सैंपल्स भेजे गए थे किसी हॉस्पिटल से एडवांस टेस्टिंग के लिए और वो सक्सेसफुल रहा वो चीज़। सो इसलिए आई ड्रोन इनिशिएटिव न्यूज़ में आया और इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म देखें तो ICMR's ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसमें देखा जाएगा ड्रोन कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट असेस द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग ड्रोन्स टू डिलीवर वैक्सीन्स एंड मेडिकल सप्लाईज स्पेशली इन रूरल एरियाज where the facilities are limited, and it is a collaborative effort of ICMR and Ministry of Civil Aviation। सिंपल था। और ये एक्चुअली एक जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसी का एक पार्ट है। और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एंड एनेबलिंग ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया। मतलब ड्रोन वगैरह के जो ऑपरेशन होते हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है या फिर उनको कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उस बात पे उन सब के लिए फ्रेमवर्क है ये। तो उसी का एक पार्ट है आई ड्रोन इनिशिएटिव, जो कि ये देखेगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कैसे ड्रोन को यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको याद रहेगा ये चीज़। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पीटर हिग्स। या आपने आई थिंक आपने नाम सुना होगा हिग्स बोसोन करके, या फिर जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और नहीं सुना तो कोई ना, आज सुन लो। तो जो एक ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे काफ़ी जाने माने, पीटर हिग्स,
जिन्होंने हिग्स बोसॉन थ्योरी दी थी, वो उनका भी देहांत हो गया। इसलिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी, क्या थ्योरी थी, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जानने के लिए हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये ब्रिटिश के एक फिजिसिस्ट थे, पीटर हिग्स नाम था इनका। इन्होंने थ्योरी दी थी ऑफ द मास गिविंग आर्टिकल हिग्स बोसॉन और आर्टिकल गॉड पार्टिकल इन 1964। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि किसी भी चीज़ में, हमारे यूनिवर्स में मास कहाँ से आता है, तो मास कहाँ से आता है, इस पर काफ़ी इन्होंने रिसर्च वगैरह की। और इनका कहना था कि हिग्स फील्ड होता है और उसी से एक तरीके का पार्टिकल जनरेट होता है, हिग्स पार्टिकल, और उससे ही सारे जो चीज़ें होती हैं उनमें मास आता है। लेकिन उस टाइम ऐसा कोई प्रॉपर मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं होता जिससे इसको प्रूव किया जा सके, ये सिर्फ एक थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद होता यूँ है कि काफ़ी सालों बाद अराउंड 2012-11 के करीब एक एक्सपेरिमेंट होता है लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर में। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक तरीके की फैसिलिटी है जहाँ पे टेस्ट किया जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स को कोलाइड वगैरह किया जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो स्टडी किया जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, उस जगह पे है ये। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे कंफर्म हो गया कि यस, हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत ही, मतलब मैं आपको लेमन भाषा में समझा देती हूँ कि पार्टिकल्स को कोलाइड करवाया इन्होंने और ये सोचा कि कोलाइड कराने से आसपास जो हिग्स फील्ड होगा उसमें डिस्टर्बेंस होगा और हिग्स पार्टिकल जनरेट होगा। और अगर हिग्स पार्टिकल जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये थ्योरी करेक्ट है कि मतलब ऐसा कोई पार्टिकल होता है जिससे मास मिलता है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया और यस, एक ऐसा नया पार्टिकल आया था, फिर उसको हिग्स बोसॉन बोला गया। तो इस तरह की ये पूरी थ्योरी थी। मैंने कोशिश की कि सिंपल भाषा में भी समझ में आ जाए, क्योंकि हर कोई साइंस की फील्ड का नहीं होता। सो आई होप आपको थोड़ा भी आइडिया मिला हो कि ये क्या चीज़ थी पूरी। तो लेकिन इनका निधन हो चुका है अभी। एंड इतना ही नहीं, जब ये एकदम प्रूफ हो गया था कि हाँ भाई ऐसा कोई पार्टिकल है, फिर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स के लिए 2013 में। किसके साथ मिला था, एक और व्यक्ति थे, बेल्जियन के फिजिसिस्ट थे फ्रैंकोइस एंगलर्ट। तो इन दोनों को फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बढ़ते हैं आगे कन्यादान की तरफ। अब कोई केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हुआ यूँ, एक शादी का केस था बेसिकली। उसमें लड़की वाले साइड का कहना था कि शादी हो चुकी है पूरे रीति रिवाज के साथ, जबकि लड़के वाले साइड का कहना था कि जी नहीं, इन्होंने कन्यादान तो किया ही नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है शादी पूरी होने के लिए, इसलिए ये शादी हुई ही नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कन्यादान इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ जाएं हम, जो कि 1955 में आया था, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि भाई कन्यादान होना ही चाहिए तभी वो मैरिज मानी जाएगी। बल्कि उसमें एक सेक्शन 7 है इस मैरिज एक्ट में, उसके तहत अगर 7 फेरे हुए हैं तो उतना बहुत है मानने के लिए कि शादी हुई थी। और इस केस में 7 फेरे हुए थे, इसलिए इन्होंने कहा कि ये शादी मानी जाएगी। अब हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो वो कहता है कि द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी। मतलब लड़का या लड़की किसी के भी तरफ के रीति रिवाज जो भी होते हैं उनको पूरा करके जो है शादी मान ली जाएगी और 7 फेरे हो जाएंगे। उस हिसाब से अगर ये सब होता है तो मान लिया जाएगा कि शादी हुई है। इसके अलावा दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ये बोला था, टू गिव कंसेंट, एंड उनके कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस नहीं होने चाहिए। इस तरह से 2-3 कंडीशंस थी। तो अगर ये सब होए तब तो शादी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। और कन्यादान का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए इसमें कहा कि शादी जो है आपकी हो चुकी है। ठीक है, सिंपल था, याद हो जाएगा, वेरी गुड। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू इन सम वे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।